नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर 12 है। अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक पे 11 लेक्चर कर लिया है। आज हम इस टॉपिक में प्रेस को देखेंगे और देखेंगे कि प्रेस के भारत में आने से क्या परिवर्तन आता है। एक तरफ हम देखेंगे जहां लोगों के विचारों में एक जान मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जितने अंधविश्वास हैं भारत में जो उस समय चल रहे थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक लोगों को नया एक हथियार मिल जाएगा। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों को अपनी शासन व्यवस्था समझाने में, अपनी पॉलिसी को बताने में एक उनको भी औजार मिल जाएगा, और जो क्रांतिकारी हैं भारत में उनको अपनी बात को दूसरे को समझाने में, अपनी जो भावना है उससे लोगों को आकर्षित करने के लिए, एक राष्ट्रवाद को जगाने के लिए उनको भी एक नया हथियार, टूल मिल जाएगा। तो प्रेस कहीं ना कहीं सबके हित के लिए सही है, और ये इसी टाइम में हम देखेंगे कि भारत में प्रेस का आगमन होगा। तो हम देखते हैं कि भारत में प्रेस सबसे पहले लाता कौन है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और फिर इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कुछ एक्ट बनेंगे, भारत में सेंसरशिप लाया जाएगा, एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नियंत्रण में लेगी अपने, फिर कुछ एक्ट बनेंगे उसको लिबरल बनाया जाएगा। यही सारे चीज़ को हम देखेंगे, और कुछ न्यूज़पेपर वगैरह होंगे, उनके एडिटर होंगे इसमें, तो इन सब को हम देखेंगे। बेसिकली आपसे यही दो टॉपिक पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-4 एक्ट हैं और जो न्यूज़पेपर हैं, कौन न्यूज़पेपर किसने निकाला, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम सारे टॉपिक को आज डिटेल में देखेंगे। और देखिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और यह टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसमें रटना तो पड़ेगा ही, तो आप 1-2 बार ध्यान दे देंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अगर हम प्रेस की बात करें तो हमने जब पुर्तगाल पढ़ा था तब हमने बताया था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा होता है, पुर्तगाल लाते हैं, और इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होगी। लेकिन अभी हम इनके बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि अब पुर्तगालों की स्थिति भारत में कमज़ोर हो गई है। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हो चुका है, और इसमें हम आज जो भी देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि भारत में प्रेस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि जो अंग्रेज़ थे भारत में, उसमें कुछ लोग बहुत लिबरल टाइप के लोग थे। उन लोगों का मानना था कि हम भारत में तो रह रहे हैं, लेकिन भारत के कल्चर को समझे, भारत के लोगों को जाने। इसी संदर्भ में कल हम जब एजुकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो रही है, कि गीता का अनुवाद हो रहा है। तो इसी कड़ी में एक है विलियम बोल्ट्स, वो सबसे पहला प्रयास करते हैं प्रेस की यहाँ स्थापना करने की, लेकिन उनको तुरंत इंग्लैंड बुला लिया जाएगा। वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका काम अधूरा रह जाएगा। इनके बाद आते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और इनको आप खूब बढ़िया से याद रखेंगे। इन पे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, इन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब बनता है। इनके बारे में कहा जाता है कि भारत में प्रेस की नींव इन्होंने ही रखी थी, या कहा जाए तो जो प्रेस है उसके अग्रदूत माने जाते हैं। दोनों बात सेम ही है, मतलब प्रेस की जो शुरुआत होती है तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा होती है। आप इस टॉपिक को याद रखेंगे। देखिए, यह स्टार्ट करते हैं 1780 में। उस समय शासन किसके हाथ में है, वारेन हेस्टिंग है यहाँ पे। और वारेन हेस्टिंग को यह बात अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए, अभी आप पेपर उठाते हैं सुबह में तो उसमें क्या लिखा रहता है, कल जो आपके शहर में हुआ है वही लिखा होगा, कुछ और तो लिखा नहीं रहता। अगर कहीं जुलूस निकला है तो उसकी चर्चा होगी, कोई नेता जी आए हैं भाषण दिए तो उसकी चर्चा होगी, कोई रोड टूटा है तो उसकी चर्चा होगी। तो जो घटनाएं होती है प्रेस में वही सारी चीज़ लिखी जाती है। तो उस समय देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शोषण कर रही थी, व्यापार बहुत अच्छा उनका हो रहा था, यहाँ से पैसा वहाँ जा रहा था। तो यही सब चीज़ों को जेम्स ऑगस्ट हिक्की अपने पेपर में लिखते हैं, जिसका नाम है बंगाल गजट।
इसका नाम है बंगाल गजट। तो अपने बंगाल गजट में यह बहुत तीखी आलोचना करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इससे वारन हेस्टिंग नाराज़ हो जाता है और दबाव डालता है उन पर, और इसके दबाव में इनका जो बंगाल गजट है इस पर ताला लग जाता है। मतलब कुछ दिन बाद ही इनका जो प्रेस है वो बंद हो जाएगा और इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट करने में इन्हीं का नाम आता है, तो इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए, जब अंग्रेज़ इतना कर रहे हैं, जब अब तो स्टार्ट हो गया, तो भारतीय लोग भी हैं, भारतीय लोग बैठे तो रहेंगे नहीं, ये भी देख रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि प्रेस आएगा तो हम अपनी बातों को और बेहतर ढंग से और मुखर होकर कह सकते हैं। तो यह भी काफ़ी उत्सुक हैं प्रेस को लाने के लिए और उसमें अपना योगदान देने के लिए। तो भारत में अगर हम सबसे पहली बात करें कि प्रेस के संदर्भ में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो वह है गंगाधर भट्टाचार्य का नाम आता है। इनका जो मतलब मैगजीन है, इसका नाम है बंगाल गजट। देखिए, वहाँ भी बंगाल गजट था, कन्फ्यूज मत होइएगा, वो 1780 की बात है या 1816 का बात है, और यह जो है वीकली मैगजीन है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों बंगाल गजट है, ठीक है। और यह भारत का कहा जाता है, जो बंगाल गजट है भारत का पहला समाचार पत्र है। मतलब भारतीयों के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र तो भारत में निकला बंगाल गजट, लेकिन भारतीयों के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र भारतीय प्रयास से, इसका नाम यह है बंगाल गजट, ठीक है। तो जो निकालते कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य। साथ में यहाँ पे राजा राम मोहन राय को भी देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की बहुत भूमिका है। इनको कहा जाता है कि राष्ट्रीय प्रेस का जो स्थापना होता है उसका श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस की जब स्थापना हुई तो उसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। ये अपने मतलब मैगजीन जब प्रेस की शुरुआत भारत में होती है तो यह इसके आधार पे समाज सुधार में बहुत अपना योगदान देंगे, समाज सुधार में ये बहुत अपना योगदान देंगे। और ये इनके द्वारा बहुत सारा चलाया जाएगा मैगजीन, जिसका नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दो चार का हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। एक का नाम है संवाद कौमुदी, और इसी को कहा जाता है प्रज्ञा का चांद। एक है मिरातुल अखबार, और इसका दूसरा भी नाम है बुद्धि दर्पण। देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि संवाद कौमुदी प्रज्ञा का चांद सारा याद रखें, मतलब थोड़ा सा आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। एक है इनका ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो राजा राम मोहन राय है, ये सती प्रथा के खिलाफ अपना आंदोलन चलाते हैं। और हम देखेंगे कि जब पत्रकारिता यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी तो इन सब पत्रकारिता के माध्यम से यह अपनी बातों को और मुखर तरीके से कहेंगे और अपनी बात को पब्लिक तक पहुँचाने में इनको काफ़ी मतलब फ़ायदा मिलेगा। एक इसी टाइम में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका भी बहुत योगदान है, आपने इनका नाम सुना ही होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं यह सोम प्रकाश पत्रिका निकालेंगे। देखिए, यह सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैगजीन का नाम क्या था। तो ऐसा आ जाएगा कि संवाद कौमुदी किसके द्वारा निकाला जाता था। तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश निकालते हैं, और यह अपने मैगजीन में जो हुआ है उसमें नील आंदोलन का खूब जिक्र करते हैं। और यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नील आंदोलन का जिक्र किस राइटर ने अपने पुस्तक में किया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, सोम प्रकाश में किया है। एक है देखिए, इनके साथ ही रहते हैं
इनका नाम है क्रिस्टोफर दास पाल। क्रिस्टोफर दास पाल। तो पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपना दूसरा मैगजीन निकालते हैं, सोम प्रकाश निकालते हैं, और क्रिस्टोफर जी जो हैं यह दूसरा मैगजीन निकाल रहे हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कैसे अभी देख रहे हैं वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गया है। इसी तरह जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं आने वाले दिनों में क्रिस्टोफर का जो मैगजीन होगा इसको भी वो अपने में मिला लेंगे। लेकिन ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जानिए कि क्रिस्टोफर दास पाल जो हैं इनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ये राजकुमार हैं, क्रिस्टोफर दास जो हैं ये भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। ये कुछ भारतीय का योगदान था, कुछ और भी हैं। एक है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और इनके साथ हैं मनमोहन घोष। ये दोनों मिलके एक पेपर निकालेंगे, इसका नाम है इंडियन मिरर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इंडियन मिरर निकालेंगे। अब इतना होने के बाद अब तक भारत में हिंदी पत्रकारिता एक भी नहीं निकला है। जितना निकल रहा है सब रीजनल पेपर है, कोई बंगाली है, कोई अंग्रेजी है, अभी हिंदी में कोई नहीं निकला है। तो पहला हिंदी समाचार पत्र, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, उदंत मार्तंड। ठीक है, और इसके हम संपादक हैं, कौन इसको निकाल रहे हैं, उनका नाम है जुगल किशोर शुक्ला। आप याद रखेंगे इनका नाम जुगल किशोर शुक्ला जी हैं। पहला हिंदी समाचार पत्र निकाल रहे हैं जिसका नाम है उदंत मार्तंड। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोगों ने देख लिया कि अंग्रेज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ भारतीय भी इसमें सहायता देंगे और ये भी अपना कुछ योगदान देंगे इसमें। अब हम थोड़ा सा एक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक्ट तो प्रेस के संदर्भ में बहुत सारा एक्ट आया है, उतना एक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं हम वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आता है 1799 का एक्ट। और इस एक्ट में कहा जाएगा, देखिए इसमें है कौन, गवर्नर कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसी के टाइम में आएगा, इसको कहा जाता है सेंसरशिप। सेंसरशिप लाया गया है पहली बार, और इसमें ये कहा जाएगा कि भारत में अगर आप कोई पेपर छाप रहे हैं, तो अगर कोई मानते हैं आप एडिटोरियल छाप रहे हैं, ठीक है, तो यह एडिटोरियल कुछ भी टॉपिक है, XYZ आपका जो भी टॉपिक है, तो इसको कोई एडिटर छापता है, तो एडिटर का नाम और उससे रिलेटेड जितना लोग होगा, जो भी 2-3 लोग जुड़ा होगा, सारा लोगों का नाम पहले वो लोग जो सचिव होता था उसको भेजते थे, उसको ऑफिस में जाता था, वो पहले देखता था, अप्रूवल देता था। अगर उसको लगता था कि नहीं आप पेपर में नहीं छाप सकते हैं तो नहीं छपता था। अगर वो अप्रूवल दे दिया कि हाँ अब आप छाप सकते हैं, तो फिर आता था ऑफिस में और फिर वह पेपर में छपता था। यही है सेंसरशिप, मतलब आप जो छाप रहे हैं उसके पहले आपको इजाज़त लेनी होती थी। इसको प्री सेंसरशिप कहते थे, कि मतलब छापने से पहले आप उस चीज़ का इजाज़त लेते थे और उसमें जो भी रिलेटेड लोग होते थे उन सब का नाम देना होता था। तो मतलब यह नियम बना के अंग्रेज़ थोड़ा सा प्रेस पे अपना नियंत्रण बनाने का कोशिश करते हैं। एक और बात अगर हम देखें तो भारत में जो प्रेस का विकास हुआ है यह ऐसे हुआ है, मतलब जब गवर्नर जनरल थोड़ा लिबरल होगा तो वह कुछ लिबरल काम करेगा, वैसे ही पॉलिसी बनाएगा। जब लिबरल पॉलिसी बनाएगा तब लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब गवर्नर जनरल कुछ ऐसा आ जाएगा जो निरंकुश प्रवृत्ति का हो, तो वह नियम को और मजबूत बना देगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी।
तो वेलेजरी कुछ इसी प्रकार का काम करता है कि यह अपने रूल को टाइट कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ, जब यह आएगा, यह थोड़ा लिबरल प्रवृत्ति का आदमी है। 1833 का एक एक्ट लाएगा और उसमें ये क्या करेगा कि प्रेस के बारे में थोड़ा सा लिबरल आइडिया अपनाएगा। तो इसको हम कहते हैं, चार्ल्स मेटकाफ को हम कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता। मतलब इसके टाइम में फ्रीडम मिलेगा थोड़ा लोगों को। और जो वेलेजरी ने काम किया था कि प्री सेंसरशिप लगाया था, उसको ये थोड़ा लिबरल कर देगा। अब लोगों को पत्रकारिता में मज़ा आने लगेगा, अपने चीज़ों को लिखने में और लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी। तो चार्ल्स मेटकाफ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, तो चार्ल्स मेटकाफ है। ठीक है, टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन है और इसके रिगार्डिंग काम क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इतना हो ही रहा है, तब तक फिर घटना आ जाएगी 1878, और फिर गवर्नर बन के आएगा, ये आएगा लिटन। और लिटन जो है यह मतलब ज़बरदस्त ताकतवर है, ज़बरदस्त क्रूर टाइप का शासक है, और यह प्रेस पर ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाएगा। और इसके प्रतिबंध को हम कहते हैं गैगिंग एक्ट। मतलब कहें तो यह मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद करने वाला एक्ट है यह। और यह पूरा तरीके से प्रतिबंध लगाएगा, और यह एक कमीशन बनाएगा, उसका नाम है प्रेस कमीशन। यह कमीशन बनाएगा कि कमीशन हमको रिपोर्ट देगी कुछ दिनों में कि भारत में प्रेस को किस तरीके से चलाया जाए। तो देखिए, अभी भी भारत में जो कुछ घटनाएं होती हैं उस पर कुछ कमेटी बन जाता है कि कमेटी रिपोर्ट देगी। तो यह प्रक्रिया उस समय भी चलती थी। यह एक एक्ट लाएगा जिससे प्रेस पे प्रतिबंध लगा देगा, और एक कमीशन बना देगा कि अब भारत में प्रेस को किस टाइप से चलाया जाए, कमीशन अपना रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो अब कुछ दिन बाद इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। इसके जगह पे आएगा 1882 में, आप देखते हैं अब आएगा रिपन। अब रिपन का जो काल है यह प्रेस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड देखा जाएगा। और जो भी लिटन के टाइम में ये जो एक्ट रहेगा, इसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया है, इस रिपन ने क्या करेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देगा। मतलब जो प्रतिबंध उसने लगाया था उस प्रतिबंध को इसने हटा दिया। और रिपन के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत लिबरल आदमी था। इसके बारे में हम देखेंगे, एक और एल्बर्ट बिल घटना होती है, उसको हम लास्ट में थोड़ा देखेंगे। चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं उसको भी, रिपन को। तो रिपन बहुत लिबरल शासक है, और इसके बारे में मतलब भारतीयों के प्रति इसकी सोच अच्छी है, और अपना पॉलिसी भी बनाता है। और उसमें ये जो एक्ट बना हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो गैगिंग एक्ट कहा जाता है, इसको ये ख़त्म करेगा। रिपन के बारे में एक और घटना है, एक है एल्बर्ट बिल विवाद। हालांकि प्रेस से संबंधित तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चर्चा हो रही है तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, एल्बर्ट बिल विवाद है, ये आता है 1883 में। और कहा जाता है कि उस समय जुडिशरी भारत की बन गई है, और जुडिशरी में जज भी होंगे। तो जब जज होंगे तो इनके पास जो भी आएंगे अपराधी, वह इंडियन भी होंगे और इंग्लिश भी होंगे, है ना। तो अगर कोई इंडियन अपराधी आता था, तो अब देखिए यहाँ पे जज जो होगा वह इंडियन भी होता था और इंग्लिश भी होता था। हालांकि इंडियन बहुत कम होते थे, लेकिन होते थे इंडियन भी। तो इंडियन अगर कोई अपराधी आ रहा है तो इसका तो सुनवाई इंग्लिश जज भी कर सकता है और इंडियन जज भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश अपराधी आ रहा है, कोई अंग्रेज़ अपराध करके आ रहा है,
तो उसकी सुनवाई सिर्फ इंग्लिश करेगा, इंडियन व्यक्ति नहीं, इंडियन जज नहीं कर सकता था। पहले यह नियम था, लेकिन रिपन ने क्या किया कि इस नियम को हटा दिया। तो बोला कि देखिए अपराधी जो इंडियन हो या इंग्लिश हो, अपराधी अपराधी है, और जज जो है इंडियन हो या इंग्लिश हो, जज जज है। तो किसी भी अपराधी का कोई भी जज सुनवाई कर सकता है। इसमें इंडियन और इंग्लिश की कोई जो डिफिनीशन आप बनाए हैं ये नहीं चलेगा। तो एक ऐसा रूल लाया जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अपराधी का कोई भी जज सुनवाई कर सकता है, वो इंडियन हो इंग्लिश हो, कोई इसका मतलब नहीं है। इसी बिल को हम कहते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल आया था, लेकिन इस बिल का इतना विरोध हुआ, यहाँ पे जितने अंग्रेज थे सारे अंग्रेज विरोध किए। यहाँ तक ब्रिटेन में इसका विरोध हुआ, वहाँ के पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गया, और इतना विरोध हुआ कि विरोध के मतलब कारण लॉर्ड रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा। तो देखिए बिल भले वापस हो गया, लेकिन रिपन की ये जो पॉलिसी थी कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि भारत के प्रति यह व्यक्ति उदार था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के बारे में दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया, और दूसरा इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में, और इसको हालांकि वापस ले लिया, लेकिन यह जो पॉइंट है इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। तो हमने जैसा यहाँ पे आपको बताया था कि प्रेस का जो भारत में भूमिका है ऐसे है, अगर कोई लिबरल गवर्नर आ जाता है तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, और कोई ताकत क्रूर आ जाता है, निरंकुश आ जाता है तो प्रतिबंध लगा देता है। जैसे देखिए हमने देखा था कि वेलेस्ली आया तो प्रतिबंध लगाया, उसके बाद मेटकॉफ आया तो थोड़ा सा आज़ादी दे दिया, उसके बाद लिटन आया फिर से प्रतिबंध लगा दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया, और रिपन आया तो इसने थोड़ा सा आज़ादी दे दिया। तो देखिए एक्ट बहुत सारे बने हैं, 1823 का ही बना है, फिर 1857 के बाद बना, 1867 में बना, लेकिन वो सारे एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में वो सब नहीं आता है। बस इतना ही 4 एक्ट था, यही सब पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम समाचार पत्र देख लेते हैं, मैगज़ीन वगैरह देख लेते हैं कि कौन मैगज़ीन किसने लिखा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो कुछ लोग हैं जो उसमें बड़ा फेमस हुए, उसमें नाम है, पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये 2 मैगज़ीन निकालते थे, एक का नाम था मराठा और दूसरा का नाम था केसरी। एक था अंग्रेज़ी में और एक था मराठी में। तो देखिए जो मराठा है वो इंग्लिश में है, और जो केसरी है ना वो मराठी में है। आप थोड़ा याद रखेंगे, जो मराठा नाम है वो मराठी में नहीं है, आप ऐसे ही लॉजिक याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। इनका 2 मैगज़ीन है, और इन दोनों मैगज़ीन में अपना ये पूरे क्रांतिकारी आवाज़ में लिखते हैं, और जितने युवा हैं उसमें, जितने यूथ हैं उनको ये जोड़ने का काम करते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ ये खूब मतलब पुरजोर विरोध करते हैं। तो इनकी बातों को ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ख़राब लगा, और हम देखते हैं कि जो इनको पहली बार जेल भेजा गया। जेल जाने वाले पत्रकार यही हैं। मतलब पहला पत्रकार जो कोई पत्रकारिता के दम पे, मतलब पत्रकारिता का काम करते हुए जेल गया, वो यही है बाल गंगाधर तिलक। आप इनका नाम याद रखेंगे। 4 महीने के लिए इनको जेल भेजा गया था, फिर रिहा होकर वापस आ जाते हैं। और इनके साथ में बाल गंगाधर तिलक और इनके तिलक थे, और इनके साथ में थे गोपाल गणेश अगरकर। इन दोनों को जेल भेजा गया था 4 महीना के लिए। देखिए इसमें कुछ अब एक और कंट्रोवर्सी है इसमें। कहीं कहीं आपको मिलेगा, जैसे तिलक के बारे में एक बुक लिखते हैं, इनके बारे में बहुत फेमस बुक लिखे हैं हिस्टोरियन है, उनका नाम है धनंजय कीर। यह कीर जी कहते हैं कि भारत में कोई पत्रकार जो सबसे पहले जेल गया हो वो बाल गंगाधर तिलक हैं।
लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले पत्रकार जो जेल गए हैं उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले नाम बाल गंगाधर तिलक का ही आता है। तो अगर कोई एग्जाम कोई बुक वगैरह में आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम मिले तो आप इस पर रिलाई मत करिएगा, जो इसमें सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ही है, ठीक है। बहुत सारे बुक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी दिया रहता है। और देखिए अगर एग्जाम में तिलक का नाम नहीं हो तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन खोजेंगे कि तिलक का नाम है कि नहीं। थोड़ा सा बहुत सारे बुक में मतलब नाम बदल बदल के आता है। एक अगर हम बात करें इनमें तो एक अमृत बजाज पत्रिका है और यह बहुत फेमस है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनता है। अमृत बजाज पत्रिका यह बंगाली पत्रिका है, बंगाली है। इसको कौन संपादन कर रहे हैं, इसका मतलब कौन निकाल रहे हैं, उनका नाम है शिशिर, इसके एडिटर हैं शिशिर कुमार घोष, इनको द्वारा इसको निकाला जाता है। लेकिन उस समय यह नियम है, प्रेस का यह नियम है कि आप जो भी मतलब आपको सेंसरशिप से बचने के लिए यह मैगज़ीन क्या करती है कि पहले रहती है बंगाली, लेकिन रातों रात यह इंग्लिश मैगज़ीन बन जाती है, क्योंकि सेंसरशिप में यह नियम है कि आप जो रीजनल लैंग्वेज में कुछ कंपनी के खिलाफ में नहीं छाप सकते हैं। अंग्रेज़ी अगर आपका मैगज़ीन है तो उसमें तो थोड़ा बहुत आप छाप सकते थे, थोड़ा सा अंग्रेज़ी मैगज़ीन था उसके लिए लिबरल कानून था, लेकिन जो रीजनल न्यूज़पेपर होता था उसके लिए कानून बहुत सख्त बनाया गया था। अंग्रेज़ों का यह मानना था कि अगर जो रीजनल लैंग्वेज में सच्चाई छप गई कि भारत का इतना पैसा बाहर जा रहा है, एक रोष जगेगा लोगों में, इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी में तो आप थोड़ा बहुत छाप सकते हैं, अंग्रेज़ी पेपर के लिए थोड़ा सा लिबरल कानून था, लेकिन जो बंगाली पेपर था, जो मराठी पेपर था, मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज का पेपर था, उसके लिए जो इनका रूल था थोड़ा सा सख्त था अभी भी। तो ये पत्रिका अमृत बजाज पत्रिका के बारे में कहा जाता है कि यह छापती तो थी वहीं जो नहीं छापना था इनको, जिनके लिए इनको इजाज़त नहीं थी, तो यह रातों रात क्या की कि बंगाली से इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गई। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रातों रात इंग्लिश पत्रिका बनने वाली, इंग्लिश मैगज़ीन बनने वाली कौन सी पत्रिका थी, तो अमृत बजाज आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम इस समय कहें तो 1885 से 90 का टाइम चल रहा है और कांग्रेस का गठन हो गया है, ठीक है। तो जब कांग्रेस का गठन होगा तो आप देखेंगे, हम कल इसको देखेंगे, कांग्रेस का जो गठन हम कल देखेंगे। इस समय देखेंगे कि भारत में दो धुरी हो जाएगा, एक तो कुछ लिबरल लोग हो जाएंगे जो कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, कुछ क्रांतिकारी लोग होंगे जिसमें तिलक वगैरह होंगे, और ये जो लोग होंगे अपने मैगज़ीन में, अपने पत्रिका में खूब मतलब क्रांतिकारी बात लिखेंगे। और इसी में आता है कुछ मैगज़ीन है काल, केसरी और बंगवासी। यह जो तीन मैगज़ीन है यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में खूब लिखेगा। मतलब यह जो तीनों मैगज़ीन है यह क्रांतिकारी विचारधारा का सपोर्ट करता है, और आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये लिबरल विचारधारा का समर्थन करता है। तो यह कांग्रेस के बारे में खूब आलोचना लिखेगा कि कांग्रेस खराब है, ये जो भी मतलब। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन पेपर था जो कांग्रेस के बारे में मतलब आलोचनात्मक बात लिखता था, तो काल, केसरी और बंगवासी इसमें तीनों आता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो लिबरल लोग थे इनका पेपर कौन था। आईएनसी के जो लोग थे वो लिबरल थे, तो जो लिबरल होते थे उनका पेपर था एक, देखिए मदन मोहन मालवीय है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय यह द लीडर, यह न्यूज़पेपर निकालते हैं इंग्लिश में, और कुछ दिन बाद यही हिंदुस्तान करके यह एक न्यूज़पेपर निकालते हैं जो कि हिंदी में है। तो अगर हम द लीडर की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें तो दोनों को निकालते हैं मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है।
साथ में गांधी जी का भी यहाँ योगदान है। गांधी जी बहुत मैगजीन निकालेंगे, पत्रिका निकालेंगे। तो गांधी के बारे में और इनके बारे में तो हमेशा पूछा जाता है। गांधी के बारे में 3-4 मैगजीन है, उसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है हरिजन, उसके बाद नवजीवन, एक है इंडियन ओपिनियन, उसके बाद है यंग इंडिया। यह 4 याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। एक है आपका इंडियन ओपिनियन। देखिए यंग इंडिया तो गांधी निकाल रहे हैं, लेकिन इंडियन ओपिनियन के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ दूसरा है। इंडियन ओपिनियन जो है, यह जब गांधी जी रहते हैं अफ्रीका में, यह 1903 की बात है। जब अफ्रीका में रहते हैं गांधी जी, तो वहाँ पे निकालते हैं साउथ अफ्रीका से, और इसके संपादक रहते हैं मनसुख लाल नज़र। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए जब गांधी जी इंडिया में आ गए हैं तब निकालेंगे यंग इंडिया, ठीक है। और जब गांधी जी अफ्रीका में हैं तब अफ्रीका से निकालेंगे 1903 में इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया लगभग 1928 के टाइम में आएगा, और इंडियन ओपिनियन 1903 में आएगा अफ्रीका में। और इसके जो संपादक रहेंगे मनसुख लाल नज़र। और एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब गांधी जी इसके मतलब उद्घाटन किए थे या संस्थापक जो भी थे, उसके जो संपादक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे मनसुख लाल नज़र। इन पे क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा हम बात करें, थोड़े क्रांतिकारी लोग भी हैं। इनमें आते हैं, क्रांतिकारी लोग में आते हैं अरविंद घोष। इनका एक मैगजीन है वंदे मातरम, इसके बारे में भी पूछा जाता है। अगर साउथ की बात करें तो के रामकृष्ण पिल्लई है। इनका जो मैगजीन है उसका नाम है स्वदेश वाहिनी। और जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे आएंगे, उनके भी नाम पे 1-2 मैगजीन निकलेगा। तो इनका नाम है कौमी आवाज़। ये है जवाहरलाल नेहरू। और इंडिपेंडेंट एक आएगा, इंडिपेंडेंट। इसको कौन निकालेगा इस मैगजीन को, तो ये निकालेंगे मोतीलाल नेहरू। देखिए पत्रकारिता में बाप बेटा दोनों योगदान दे रहे हैं, कितना अच्छी बात है। एनी बेसेंट का भी इसमें योगदान है। एनी बेसेंट का भी योगदान है। ये निकालेंगे कॉमनवेल्थ। और दूसरा इनका नाम है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और एक बिहार के प्रोस्पेक्टिव में हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन नेशन। अगर आपने बिहार हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र हुआ है, आपको याद भी होगा। तो दरभंगा के जो राजा हैं, दरभंगा नरेश, इसकी स्थापना करेंगे। इनका नाम है कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह इसकी स्थापना करेंगे। और ये कहाँ से निकलेगा, तो यह निकलेगा पटना से, ठीक है। अब बिहार के संदर्भ में हम चल रहे हैं तो थोड़ा सा एक देख लेते हैं मजरूल हक को। मजरूल हक को भी देख लेते हैं। इनका जो पेपर है उसका नाम है मदरलैंड। ये भी अपने बिहार हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे 1-2 और हैं। एक आएंगे आपको अंबेडकर। अंबेडकर का भी काफ़ी योगदान है। इनका जो मैगजीन निकलेगा उसका नाम है मूक नायक। मूक नायक। दूसरा है बहिष्कृत भारत। एक है इनका बहिष्कृत
हितकारिणी सभा। देखिए ये संगठन भी है, मतलब बुक भी है और संगठन भी है, तो ये तीनों जो है अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि मतलब मैगज़ीन तो नहीं है लेकिन अंबेडकर से जुड़ा है संगठन है, तो आप इसको भी, ये संगठन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और इसको याद करेंगे, एग्ज़ाम में कहीं पूछा जा सकता है। एक है बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल है, इसको कौन निकालेंगे, ये है फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और लास्ट में एक देख लेते हैं, एक सुधारक मैगज़ीन निकलेगा, इस मैगज़ीन को निकालेंगे गोपाल गणेश अगरकर। देखिए अगर आप मैगज़ीन देखेंगे तो हज़ारों मैगज़ीन है उस टाइम में, लेकिन हमने वही मैगज़ीन को यहाँ पे कवर किया है जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जो आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है 2-4 मैगज़ीन और हों, उसको हम आगे और देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको देखें। और जैसा कि मैंने पहले बताया यह टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल है, तो थोड़ा सा याद करें, इसमें समझने का पॉइंट कम है, तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हम केवल बोले जा रहे हैं, तो इसमें समझाने का पॉइंट बहुत कम ही है। तो आज का एक क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो आपको जो भी आंसर सही लगे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कमेंट करिएगा तभी तो पता चलेगा आप कितना सिंसियर हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।